ये जो आपने बात की अमेरिका के साथ पाकिस्तान की रिलेशनशिप, और फिर जो प्रेशर चीन का भी आया, आज भी पाकिस्तान वहीं पर है कि ये दो बड़ी, एक पुरानी सुपर पावर है, एक नई सुपर पावर इमर्ज हो गई है। और अभी तो हम उसको बैलेंस कर रहे हैं। जिस तरह से आपने पाकिस्तान में वो जिक्र किया, फील्ड मार्शल के अमेरिका के विजिट्स वगैरह, और चीन के साथ, चीन ने हमारी साथ भी दिया, इंडिया पाकिस्तान अभी जो जंग हुई। लेकिन आगे चलकर शमशाद साहब, आपको ये नहीं लगता कि हमें फिर, हम पे ये प्रेशर आएगा कि हमें कुछ ना कुछ चॉइसेस करनी पड़ेंगी, इन दोनों बड़ी कुवत सुपर पावर्स को मैनेज करना या बैलेंस करना मुश्किल हो सकता है आने वाले सालों में? देखिए, पहले तो मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि इन ड्यूरिंग दिस रीसेंट क्राइसिस, जो सिचुएशन पिछले 5-6 महीनों से हो रहा है, पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी ठीक रही है। और उसमें जाहिर है कि हमारी जो डिसीजन मेकर्स हैं, तो वो ऑब्वियसली हमारी मिलिट्री है और फॉरेन ऑफिस है। ये दोनों इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनकी हमेशा फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में शुरू से इन्वॉल्वमेंट रही है। तो अब तक हम बिल्कुल ठीक करते हैं। हमने यानी पैलेस्टाइन पे अपनी पॉलिसी ठीक रखी है, ईरान पे बड़ी ठीक रखी है, इसराइल पे भी हम अभी तक ठीक है। और फिर ये है कि इन द प्रोसेस, जिस तरह आपने शुरू में कहा कि हमारे फील्ड मार्शल को बड़ी थपकी मिली है, जो कि बहुत अनयूजुअल है अमेरिका की तरफ से इस किस्म का वार्म एक्सप्रेशन करना आप किसी लीडरशिप पे। पहले होता था नवाज शरीफ के लिए क्लिंटन की तरफ से, लेकिन वो इससे ज्यादा वो मजाक में रिडिक्यूल भी करते थे, साथ साथ उसको कहते थे बेवकूफ है। उसके भाई को कहा करते थे ये फर्स्ट लेडी की तरह आ जाता है, तो उसका नाम रखा हुआ था, शहबाज का नाम उन्होंने फर्स्ट ब्रदर रखा हुआ था। वो किस्से और हैं उन वाकयात के। लेकिन अब जो अच्छा हुआ है वो ठीक है। लेकिन मैं जो हूँ, मैं तो ऑब्वियसली आई एम नॉट पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, मुझे नहीं पता हमारे लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ अभी अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, दैट हैज डिस्टर्ब मी। और मैं हर अपने वीडियो में, जितने भी मेरे प्रोग्राम मुझसे कंसल्ट किया गया, जो सोशल मीडिया पे आजकल ज्यादातर होते हैं, तो मैंने हर एक में ये कहा है कि हम अफगानिस्तान में लड़ाई जो लड़ रहे हैं, ये टोटली अनजस्टिफाइड, अनजस्टिफाइड नहीं है कि अनवारंटेड है। क्योंकि मैं पॉलिसी समझता हूँ, पॉलिसी मेकर्स के लिए चैलेंज भी है कि ठीक है, वो इनके लिए मसला बना हुआ है टीटीपी और बीएलए। लेकिन बात ये है, मैं कहा इन सारे में कि वो टीटीपी और बीएलए हमारा मसला है। अगर वो अफगानिस्तान चले गए हैं, तो वहां तो आपको याद होगा कि उसामा बिन लादेन आके बैठ गया था। अमेरिका ने अपनी हद हद से ज्यादा भी जो जो प्रेशर था डाल दिया था, सऊदियों ने प्रेशर, बट दे डिड नॉट हैंड ओवर। उन्होंने कहा था जो हमारा कल्चर है पश्तून वाली, हमने उसको पनाह दे दी है, वी विल नेवर हैंड ओवर। यानी उनको जंग इम्पोज करवा ली, बट दे डिड नॉट हैंड ओवर उसामा बिन लादेन। और हुआ यही कि बाद में उसामा बिन लादेन उनको मिला भी, वो तालिबान ने सरेंडर नहीं किया उसको। ही वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम एबटाबाद। वो हमारे हाथ में था जिस वक्त उन्होंने पकड़ा है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अब जो टीटीपी और बीएलए का मसला है, ये हमारी गवर्नमेंटों की गवर्नेंस की फेलियर है। मैं बताऊं, कोई भी गवर्नमेंट हो, क्योंकि आपको याद होगा 2014 में जब एपीएस पे अटैक हुआ था, उस वक्त ये टीटीपी इन्वॉल्व थी। तो उस वक्त इतना बड़ा वो हमला था, तो फिर एक नेशनल एक्शन प्लान बना था। 20 पॉइंट्स थे उसके। जी। पहले 2 पॉइंट्स थे कि जो कि ट्रायल होंगे टेररिस्टों के, वो फौजी अदालतें करेंगी। राइट। दूसरा पॉइंट था कि उनको फांसी भी फौजी अदालत, क्योंकि सिविलियन कोर्ट्स दे वर जस्ट नॉट विलिंग टू होल्ड ट्रायल्स ऑफ दीज टेररिस्ट। दे वर नॉट इवन विलिंग टू गिव देम फांसी। तो दोनों पॉइंट्स पे फौज के जिम्मे लगाई, एंड फौज डिड वेरी वेरी वेल। उन्होंने ये जितनी भी एक्शनेबल चीजें थी पहले 2-3 सालों में वो कर दी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उस वक्त भी सिविलियन हुकूमत थी जो 2013 के बाद आई थी। तो उन्होंने फिर वही ये हुआ कि असल जो 18 पॉइंट थे, वो कोई प्लान नहीं था ना।
वो दे वर जस्ट ए लिस्ट of the basic responsibilities of a normally functioning government. कोई भी गवर्नमेंट हो, उसके ये बेसिक नॉर्मली जो फंक्शन होते हैं, ये वो थी जो 18 पॉइंट्स थे। आप पढ़ लीजिए, और उस पे 1% भी अभी तक अमल नहीं हुआ। अब बस जी तो देखिए, तो फेलियर हमारी है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि टेररिज्म जो होता है, ये कोई ऐसा क्राइम नहीं होता या ऐसा एनिमी नहीं होता जिसको आप रॉकेटों या मिसाइल्स के जरिए से खत्म कर सकते हैं। इट इज ए माइंडसेट rooted in despair and despondency, wherever there is no governance, no justice to the people, लोग तरस रहे हैं चीजों के लिए, तो जाहिर है दे आर रिजॉर्टिंग टू वायलेंस। और ये उस वक्त से, ये कब पैदा हुए थे, ये जो टीटीपी और बीएलए हैं, ये असल चले जाइए आप मुशर्रफ के जमाने में 2004 में मुफ्ती को मारा, और वो उस वक्त से इस्लामाबाद में जो लाल मस्जिद का हुआ, हफ्सा का हुआ, ये सारे चीजें मसले हमारे यहाँ पैदा हुए हैं, गवर्नेंस की फेलियर के हुए हैं। चाहे वो मिलिट्री गवर्नमेंट थी या सिविलियन गवर्नमेंट थी, मिलिट्री गवर्नमेंट ने ये मसले पैदा किए, सिविलियन गवर्नमेंट ने वो कोई किया ही नहीं कि उनको प्रिवेंट किया जाए। तो आज वही सिचुएशन है। तो आप यू कांट अफोर्ड टू वेज ए वॉर विद ए कंट्री जो विच इज नॉट इवन ए कंट्री। जी अफगानिस्तान एक हिस्टोरिकली इट्स ए स्टेट, जो मैं कहता हूँ दुनिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टेट्स है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज जो वहां रूल कर रहे हैं, दे आर नॉट ए गवर्नमेंट। उनके पास न फौज है न घर, और आप उसके साथ जंग करके अपने आप को न सिर्फ उलझा रहे हैं, डाइवर्टिंग योर अटेंशन फ्रॉम योर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बल्कि आप अपने लिए एक परमानेंट अजाब ले रहे हैं। जिस तरह अमेरिका 25 साल के बाद ही वो फिर, आप इमरान को कहा था उसने, ट्रंप ने, कि भाई मुझे छुड़वाओ तालिबान से, तो दैट्स हाउ दोहा अकॉर्ड हुआ था। अच्छा, मैं आई वाज इन्वॉल्व उस वक्त लास्ट दिनों में, क्योंकि ये था कि उस वक्त जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, और वो तो हमारी गवर्नमेंट के साथ राब्ते थे। हमने फिर फैसला ये किया कि जो तालिबान हैं, जो जिनके साथ गवर्नमेंट का राब्ता नहीं है, उनके साथ हम राब्ता करें, ताकि उनको परसुएड करें कि अमन के लिए आ जाए। तो आई वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन एन एक्सरसाइज। नथिया गली में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 3 दिन की, विच आई प्रिजाइडेड ओवर, और उसमें बाकायदा प्रेसिडेंट हमारे आए थे, उन्होंने किया, फॉरेन मिनिस्टर आए थे। तो मतलब है हमारे लोगों की बैकिंग के साथ है, क्योंकि हम तो प्रोटोकॉल नहीं दे सकते थे ना। तो करजई ने भी आना था, मगर चूंकि हम प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल नहीं दे सकते थे उन्हें, तो उसमें हमने उनके साथ बात करके कि अमन करो, तुम लोग अब इकट्ठे आओ। तो जो चीज दोहा अकॉर्ड के बाद, which should have been continued by our governments and by the people who had been dealing with अफगान जो तालिबान वालिबान लीडर्स के साथ हमेशा हमारे रास्ते रहे हैं, ये हम हमारी हाथों के पले हुए हैं ये लोग। तो वो उस स्टेज पे हमारी तरफ से खाली चला गया, क्योंकि जिस बंदे ने करना था उसको ट्रांसफर कर दिया गया। और ये झगड़ा, मुझे याद है कि जब इमरान खान को जब रिमूव किया गया है, तो मुझे एक मैसेज मिला, अपना शाह कुरैशी ने कॉल किया कि शमशाद साहब, वो इमरान खान वांट्स टू सी यू। तो मैंने कहा, मैं तो कभी सर्विंग प्राइम मिनिस्टर के घर नहीं कभी गया, तो अब तो मैं रिटायर्ड प्राइम मिनिस्टर के घर तो मैं वैसे भी नहीं जा सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कहते हैं अच्छा जूम पे बात कर लेंगे। मैंने कहा हाँ मैं कर लूंगा। ये चीज ऐसी है जो मैंने आम लोगों को बताई हुई है सारी। तो ही कॉल्ड मी देन नेक्स्ट डे। तो मेरी कोई 3 घंटे उसके साथ मीटिंग हुई है जूम पे। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि यू आर सराउंडेड बाई वल्चर्स, इमरान को कहा था। और ही एग्रीड, कहता है कि बिल्कुल। लेकिन वो कहता है कि वो बंदे मुझे दिए थे जनरल बाजवा ने। अच्छा, तो खैर फिर उसने कहा, मैंने फिर उसको कहा, मैंने कहा देखो तुम ये जो अमेरिका को लताड़ रहे हो, ये मत करो। ये अमेरिका जो है, वो हमारे साथ वैसे भी बहुत पुरानी इसकी रिश्तेदारी है, तो उसके साथ ना करो। इवन रशिया एंड चाइना, दे रिमेन वेरी कॉशियस एंड वेरी ऑफ एनी कन्फ्रंटेशन विद अमेरिका। तो राइट। मैंने उसको बोला, और फौरन शामुद कुरैशी था बैठा हुआ, मुझे कहने लगा कि कैन यू हेल्प अस। मैंने कहा मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, मगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी है अमेरिका में,
उसको मोबिलाइज करें। और अब उनका अभी एम्बेसडर आया है उस वक्त, वो ब्लूम या नाम का जस्ट अराइव्ड, मैंने कहा उसको साथ एंगेज करें। सो दे एक्सेप्टेड। दूसरा मैंने कहा था कि फौज इज एन एसेट पाकिस्तान। वो कुछ भी हो, फौज को तुम मस्त रखे दो। हाँ, जो बंदा आप समझते हैं जिसने जिम्मेदारी ली है, जनरल बाजवा जो है, उसको बेशक रखे। तो ये दो बातें मैंने कही। उसके बाद फिर ये उसने कहा, बताया मुझे कि जी मुझ पे इसने पहले दिन से जो था अपना बाजवा, वो कहता था कि करप्शन इज नॉट एन इशू इन पाकिस्तान, तो करप्शन की बात मत करो। कहता है मैंने कहा कि मैं तो आया ही करप्शन के लिए है। तो इस तरह की बातें हुई, तो बात खत्म हो गई। और आज हालात और कॉम्प्लिकेट हो गए हुए हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त अपने इंटरनल क्राइसिस से गुजर रहा है। मैं हर स्टेज पे ये कहता हूँ कि हम वी आर जो फेसिंग दी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, अगर हम अपने घर को ठीक नहीं करेंगे तो ये मसले और हमारे लिए बढ़ते जाएंगे।